अब आईआईटी में जाने का सपना पूरा होगा। अरे डरिए नहीं, हम कोई फेक न्यूज़ नहीं फैला रहे हैं। हमारे पास 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले प्रोफेसर मौजूद हैं। वो बताएंगे कि आप आईआईटी में कैसे पहुंच सकते हैं। सर, आईआईटी में जाने के क्या क्या चैलेंजेस हैं, और अगर कोई एक बच्चा जो मेहनत कर रहा है दिन रात लेकिन आईआईटी में नहीं पहुंच पा रहा है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो उसके लिए वो रात, जो अंधेरे वाली रात है, वो कब गुजर के सुबह होगी? पहले तो उस बच्चे को ये फैसला करना होगा कि वो आईटी में क्यों आना चाहता है। आईटी में आने का मतलब उसने आईटी तो अभी तक देखा भी नहीं है। उसका खाली ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आईआईटी में आकर के उसका जो फ्यूचर है ब्राइट हो जाएगा, उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी और वहाँ से उसका करियर प्रोग्रेस कर जाएगा। अब करियर को प्रोग्रेस करने के लिए हमारे पास ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उसमें से एक आईआईटी भी है, जहाँ पर हम ये एश्योर करते हैं कि बच्चे की एजुकेशन अच्छे से हो और जो हमारे समाज में आवश्यकता है जिस तरह की पढ़ाई लिखाई की, वो उसको वहाँ पे दी जाए, जिससे वो अपने करियर को आगे प्रोग्रेस कर सके। अब अगर कोई भी बच्चा, अगर जैसे कि अगर हम कहें कि आज के समय में आईटी का जो भी एग्ज़ामिनेशन होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। अब होता क्या है कि लोगों को लगता है कि आईआईटी में बहुत हाई-फाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कठिन सवाल पूछे जाते हैं और वो बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं। बट आई कैन एश्योर यू कि आईआईटी में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, वो सब बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पर रिलेटेड होते हैं। सर, ऐसा कहा जाता है, मतलब हमारे पेरेंट्स ने भी कहा था कि दिन में 7 से 8 या 18 घंटे पढ़ने होंगे और एक काइंड ऑफ च्यवनप्राश खाना होगा उसके लिए, आईआईटी में जाने के लिए। तो क्या हर बच्चे को आईआईटी में जाने के लिए 17 से 18 घंटे पढ़ाई करना पड़ता है? क्या ये एक मिथ है? नहीं, दिस इज़ ओनली एक्चुअली अ मिथ। देखिए, आप मुझे ये बताइए, आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, आपका जो क्लास 12 का सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, वही तो वहाँ पूछा जा रहा है। तो आपको आईआईटीज़ के लिए एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता क्या है? अगर आपने अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सब्जेक्ट को बेसिक फंडामेंटल से समझने की कोशिश करी है, एक उदाहरण के लिए कि मैंने आपको एडिशन बता दिया कि एडिशन कैसे करते हैं। चाहे मैं 2+2 पूछूं या मैं 20+20 पूछूं, क्या फ़र्क पड़ता है आपको? तो अगर कोई भी बच्चा अगर अपने बेसिक फंडामेंटल्स पर ध्यान रखता है और उनको अगर स्ट्रांगली तरीके से, एक अच्छे तरीके से क्लियर करता है, आई एम श्योर कि आईटी को एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और आप ये मानिए कि अगर ये एग्ज़ाम इतना कठिन होता तो हर साल हमारे इतने स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं, उनका एडमिशन होता है, वो कैसे होता? मतलब कोई स्पेशल च्यवनप्राश या 17 से 18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आपका जैसा कहना है ना? हमारा कहना है कि आप जितनी देर पढ़ते हैं, उतनी देर आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई पर होना चाहिए। दैट्स ऑल। कोई भी इंसान के अंदर, मेरे जैसे एक नॉर्मल आदमी के अंदर भी 18 घंटे फुल कंसंट्रेशन से काम करने की हिम्मत नहीं होती है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी 18 घंटे फुल कंसंट्रेशन के साथ में काम करने की यूजुअली ताकत नहीं होती है। लेकिन अगर उसमें से अपना वो प्रोडक्टिव टाइम देखेंगी और जब भी पढ़ते हैं, अगर वो फुल कंसंट्रेशन से और पूरी ईमानदारी से अगर पढ़ाई कर रहे हैं, देन मेरे को नहीं लगता है कि आईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में उनको कोई दिक्कत होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आईटी के एग्ज़ाम में हम ये देखते हैं कि हमको किस तरह के स्टूडेंट की आवश्यकता है। हम उनको एक पर्टिकुलर तरीके की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। अगर किसी बच्चे को अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है और अगर वो आईटी के एग्ज़ाम में अगर वो क्वालिफाई करना चाहता है, तो हम उससे उस तरह के एक सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल द ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स वी हैव, हमारे पास और क्या सब्जेक्ट्स हैं आईआईटी में? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि हमारे लिए आईआईटी जो दुनिया है, हम उससे रूबरू नहीं है। आईआईटी में ऐसा कहा जाता है, बहुत बच्चे पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो आईआईटी में क्या सचमुच ऐसे बच्चों को बोला जाता है कि दिन रात पढ़ो? मतलब क्या बच्चे थोड़ा भी इंजॉय कर पाते हैं, और अगर कर पाते हैं तो उनके क्या क्या सिस्टम्स हैं? ओके, चलिए पहले हम आपको पढ़ाई की बात नहीं करते हैं कि आईटी में क्या क्या हमारे पास सुविधा पढ़ने की है। मैं उनके एंजॉयमेंट की बात करता हूँ। हमारे आईटी में हर एक हॉस्टल में उनकी अपनी स्पेस होती है, जहाँ पर जो बच्चा कुछ भी करना चाहे कर सकता है, कंस्ट्रक्टिव। हर एक डिपार्टमेंट में उनके अपने क्लब्स होते हैं, जहाँ पर जो बच्चा अपने आप से कुछ अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अपने आप से समझना चाहता है, वो उसको करने की फ्रीडम होती है। जो बच्चा स्पोर्ट्स करना चाहता है, हमारे जैसे कि अगर हम आईटी कानपुर का उदाहरण लें, तो आईटी कानपुर में बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। चाहे आपको स्क्वैश खेलना हो, चाहे आपको लॉन टेनिस खेलना हो, चाहे आपको बिलियर्ड्स खेलना हो। उसके अलावा अगर आपको हवाई जहाज़ भी
चलाने की ट्रेनिंग लेनी है तो आईटी कानपुर में एक छोटा सा फ्लाइंग क्लब भी है, जहाँ पर हमारे पास कुछ छोटे छोटे जहाज भी हैं और स्टूडेंट्स अगर उनको चाहें तो वो सीख सकते हैं। आपके पास अगर आपको स्पोर्ट्स करना है तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल है, हमारे पास बहुत मतलब कई सारी स्टेडियम्स हैं, इंडोर स्टेडियम्स हैं, आउटडोर स्टेडियम्स हैं। बच्चों के अपने कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनके एनुअल फंक्शंस होते हैं जिनको हम एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, एक उनके कल्चरल इवेंट से वो रिलेटेड होता है। तो सारे इन्जॉयमेंट तो वहाँ पे हो रहे हैं, किसी ने आपको कभी नहीं रोका। किसी बच्चे को अगर क्रिकेट खेलना होता है, आई एग्री, शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक उसके क्लासेस होते हैं, उसके बाद में अंधेरा हो जाता है तो क्रिकेट कैसे खेलेगा? उसके लिए वहाँ पे फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं, जिस बच्चे को पूरी रात क्रिकेट खेलना हो खेले वो। लेकिन एक ज़िंदगी का नियम है, ज़िंदगी में कुछ फ्री में नहीं मिलता है, आपको अर्न करना पड़ता है। संघर्ष करे बिना तो कुछ मिलता ही नहीं है। अगर हम खाना भी खाना चाहेंगे तो भी हमको संघर्ष करके मुंह तक उसको लाना पड़ता है, लेकिन उसको अर्न करना पड़ता है। अर्न करने के लिए जो उस बच्चे ने अपने 9, 10 से 11, 12 में जो भी मेहनत करी है, और जिस बच्चे ने बेसिक फंडामेंटल को ज़्यादा अच्छे से समझा है, और जिस बच्चे ने उस 3 घंटे में अंडर प्रेशर आकर के उन सवालों का जवाब दिया है, वही वहाँ पे सक्सेसफुल होता है। ठीक है सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले जेई जो पेपर लिखा जाता था वो पेपर और पेन में लिखा जाता है, एंड यू आर द मैन बिहाइंड जो ट्रेडिशनल मीडियम से हटकर ऑनलाइन लेकर आया है। तो इस पर मतलब क्या थॉट था आपका कि क्यों पेपर पेन को खारिज किया जाए और ऑनलाइन सिस्टम आए? राइट, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। व्हाट हैपन कि देखिए, ये जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम होता है ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। 2017 में मैं जेई का वाइस चेयरमैन था। उस वक्त हमारे पास जो एग्ज़ाम होते थे पेन एंड पेपर बेस्ड होते थे। हमारे पास एक शीट्स होती थी जिसमें बबल्स बने होते थे, उनको पेंसिल से या पेन से मेरे को बबल करना होता था। तो मैंने वहाँ पे देखा, जब मैं एग्ज़ाम में इन्वॉल्व था, कि बहुत से बच्चे जिन्होंने गलत आंसर भर दिया। अब उसका कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि आपने उसको ब्लैक कलर के कलम से भर दिया है। आप काटेंगे वो आपका क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। कोई बच्चा अपने, अगर वो उसमें से 50 सवाल हैं, उसमें से अगर कुछ उसको बाद में देखना चाहता है तो खाली पन्ने पलटने में उसका समय चला जाता है। हमारे पास इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन पेपर होते थे। डेफिनेटली हमारे पास जिस तरह के बच्चे आते हैं, सब बच्चों की अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं होती है और सब बच्चों की हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं वो होती है। और हमारी जो स्कूल में जो साइंस की जो पढ़ाई होती है, कहीं पर हिंदी है, कहीं पर इंग्लिश और कहीं पर मिक्स होती है। तो जब भी हमारे सवाल वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में दिए जाते थे तो या तो हिंदी में होते थे या अंग्रेजी में। आपको चूज़ करना है पहले से। एग्ज़ाम में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हिंदी में क्या मतलब होता है, आप उस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देन हम लोगों ने सोचा कि ये सब बहुत सारे हमारी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिनके कारण बच्चों को नुकसान हो रहा है। अक्सर हम लोग करते हैं कि हम सारे 50 सवालों को सॉल्व कर लेंगे और अंत में हम उसके आंसर डालने की कोशिश करते हैं। एक भी आंसर अगर ऊपर से नीचे हो गया, पूरा पेपर गया और वहाँ पे आपकी उस एग्जामिनेशन हॉल में कोई सहायता नहीं कर सकता है। तो इसी तरह के बहुत सारे कारण हम लोगों ने देखे। देन 2018 में मैं जेई एडवांस का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन था। देन हम लोग ने ये फैसला किया कि इसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर देते हैं। उसमें से एडवांटेज क्या है कि आपको एक सवाल को 5 बार करेक्ट करना है, आप उसको कर सकते हैं। आपको सवाल हिंदी में भी दिखाई पड़ रहा है, इंग्लिश में भी दिखाई पड़ रहा है, और इस तरह की बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं हो गई जो पहले पेन और पेपर बेस में नहीं होती। अभी बिहार बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए हैं, तो वो बच्चे कैसे आईआईटी कानपुर के लिए तैयारी करें? मतलब क्या तैयारी होनी चाहिए और क्या यहाँ से बच्चे आते हैं आपके आईआईटी कानपुर में? यस। आप अगर हमारे आईटीज़ में, हमारे पास इस समय 23 आईटीज़ हैं, और आप अगर स्पेक्ट्रम देखेंगे तो वहाँ पे जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द ज्योग्राफी, कि अगर बिहार का बच्चा है तो आईटी पटना में जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो बच्चा हमारा जो भी आता है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी रैंक की बेसिस पर उनको डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट आईटीज़ में दी जाती हैं, और उनके पास अब तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि किस आईटी में कौन सी ब्रांच है, किस किस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। वो अपनी वहाँ पे चॉइस भरते हैं। उनको जिस आईटी में जाना है, जिस सब्जेक्ट में पढ़ना है, जो उनकी रैंक है, उसकी बेसिस पर उनका एलोकेशन होता है। तो चाहे हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे हमारे वेस्ट बंगाल के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे सीबीएसई के हों, सारे बोर्ड्स के सारे बच्चों को बराबर से वहाँ पे इम्पोर्टेंस मिलती है, और उनका जो सिलेक्शन है वो बोर्ड से इंडिपेंडेंट होता है। जो एग्ज़ाम में उस 3 घंटे में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सवाल को हल करके आएंगे, उसके उत्तर की बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता है।